हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड है जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स थे, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। देन जो हमारे पास सेकेंड यूनिट थी जिसके अंदर 3 टॉपिक्स थे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, डायूरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद में थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स है। फर्स्ट इज एंटी एरिथमिक ड्रग्स, सेकेंड इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, थर्ड इज कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स एंड फोर्थ इज ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो हम लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स वाला टॉपिक है उसे कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स क्या होते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितना भी हमारे पास सिलेबस के अंदर दिया गया है इस टॉपिक के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं हम धीरे धीरे करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियोस चाहिए होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए करें, तो हम वहाँ पर क्या है उसे देख लेंगे एंड उसके बाद में कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स है वो अपलोड करें। ठीक है, एंड जो हमारे पास नोट्स हैं बी फार्मेसी के सभी सेमेस्टर्स के नोट्स जो हैं वो हमारे पास हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है perfectpharmacy.in, वहाँ पर अपलोड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड है इसके 3 यूनिट के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी के जो हैं बाकी 2 यूनिट जो बच गई है उनके भी नोट्स हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करें इसके नोट्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स जो हैं ये होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो नाम से अगर हम देखें यहाँ पर क्या है एंटी हाइपरलिपिडेमिक, तो ये क्या करेंगे, जो हाइपरलिपिडेमिया एक बीमारी होती है उसे ठीक करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एजेंट्स या फिर ऐसे ड्रग्स होंगे जिन्हें हम हाइपरलिपिडेमिया जो कि एक बीमारी होती है या फिर एक कंडीशन होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर ये काम आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में जानने के पहले कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब चीज़ें हम जानने के पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया जो है ये एक क्लिनिकल कंडीशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मा के अंदर लाइपोप्रोटीन्स का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसका क्या मतलब हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया जो है इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर जो लाइपोप्रोटीन्स का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, या फिर जो LDL बाय HDL रेशो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब जो रेशो होना चाहिए वो नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ ये आती है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जिसके अंदर प्लाज्मा के अंदर लाइपोप्रोटीन्स का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, LDL बाय HDL रेशो जो है उसके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, एंड ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड इन तीनों का लेवल बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन को जो है सिंपली हाइपरलिपिडेमिया कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बात क्या आती है, इसके अंदर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया, फॉस्फोलिपिड्स बढ़ गए, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, लाइपोप्रोटीन्स का लेवल बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें बढ़ करके क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जो है हार्ट डिजीज़ का कारण बनते हैं। ठीक है, एंड मेनली हम लोगों ने यहाँ पर अभी इस टॉपिक के अंदर जो बुक के अंदर दिया गया है वो सबसे मेन ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसका कारण जो है हाइपरलिपिडेमिया बनता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे करके प्लैक का डिपोजिशन होने लग जाता है। तो जब तक ब्लड वेसल के अंदर इतना प्लैक का डिपोजिशन है तो क्या है हमारे पास दिक्कत कम होती है, बट ये प्लैक जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और जब ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है तो उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक और इन सब के चांसेस भी हो जाते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो शुरुआत के अंदर तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती, बट वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी तो फिर वो एक बहुत ही सीरियस दिक्कत जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया जो है इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब जो हाइपरलिपिडेमिया है ये किस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है,
उससे क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लिपिड क्या होता है, ऑयल टाइप की ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि लिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी थोड़ी ऑयल टाइप की चीज़ें होती है। तो ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है धीरे धीरे करके जमना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अलग अलग हार्ट डिसीजेज भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हाइपरलिपिडेमिया है, इसके अंदर VLDL एंड LDL, ये क्या होते हैं, ये अभी हम थोड़ा आगे जा करके देखेंगे। ये भी क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स ही होते हैं वैसे तो VLDL एंड LDL ये अलग अलग टाइप के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। हाइपरलिपिडेमिया के अंदर इनका भी लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो है ये भी एथेरोजेनिक जो है ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास ये होता है ना कि एक अच्छा वाला लाइपोप्रोटीन होता है, एक बुरा वाला होता है। तो VLDL एंड LDL जो है ये तो बुरे वाले होते हैं, मतलब अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो उससे हमें दिक्कत होती है। दूसरी तरफ जो HDL होता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। एंड अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस के होने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो हमारे पास VLDL एंड LDL जो हैं ये हमारे पास गुड टाइप के लाइपोप्रोटीन्स नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास बैड टाइप के लाइपोप्रोटीन्स है। एंड जो HDL है हमारे पास ये गुड टाइप का लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। तो VLDL एंड LDL इनका अगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उससे बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। एंड दूसरी तरफ अगर HDL का लेवल हमारे पास बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, मतलब वो बीमारियों को कॉज नहीं करता, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर VLDL एंड LDL इनका लेवल जो है वो कम होना चाहिए। एंड HDL का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि एक बार ये लिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स इन दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो लिपिड्स जो है, लिपिड्स के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब ये तीनों लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्रोटीन कैप्सूल के साथ में, मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया तो प्रोटीन कैप्सूल के साथ में जो है ये प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। एंड उस टाइम जब ये प्रोटीन कैप्सूल से सराउंडेड हो गया तो उसे जो है लाइपोप्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। तो लिपिड्स जो कि प्लाज्मा के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, ये क्या होते हैं, ये जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर लाइपोप्रोटीन के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, लिपिड्स के ऊपर प्रोटीन का कैप्सूल बन जाता है, तो उस चीज़ को जो है लाइपोप्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स थे ये एग्जैक्टली काम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ये तो देख ही लिया कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से काम करेंगे, हमें पता है कि हाइपरलिपिडेमिया के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर लाइपोप्रोटीन्स का, लिपिड्स का सबका लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड सबका लेवल बढ़ जाता है। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये लिपिड्स के लेवल को कम करते हैं, साथ ही साथ लाइपोप्रोटीन्स जो है उनके लेवल को भी ब्लड के अंदर कम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको कम करने का काम जो है ये दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ये क्या करेंगे कि लिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स जो है इनके प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरी चीज़ ये आती है कि ये क्या करेंगे, इनके रिमूवल को ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स काम करते हैं। अब इनका जो सबसे मेन काम होता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स का, वो ये होता है कि प्लाज्मा के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करना, ठीक है। अब जो ये हमारे पास एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैं इनके दो दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे कि इन्हें हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स भी कहा जाता है एंड इन्हें लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और आती है कि लाइपोप्रोटीन्स जो है इनके अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पर 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज काइलोमाइक्रॉन्स, सेकेंड इज काइलोमाइक्रॉन रैमनेंट्स, थर्ड इज VLDL, फोर्थ इज IDL, फिफ्थ इज LDL एंड सिक्स्थ इज HDL, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो ये जो है ये लोएस्ट डेंसिटी वाले लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। एंड ये करते क्या है, जो भी हम जो खाना खाते हैं उससे हमें जो भी ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स करते हैं, ठीक है। अब दूसरे आते हैं काइलोमाइक्रॉन रैमनेंट्स। ये क्या होते हैं, ये जो है काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL जो है, मतलब काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL इन दोनों से जो है ये बनते हैं, ठीक है। रैमनेंट्स का मतलब वैसे भी बचा हुआ होता है, तो जो बचे हुए काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL रह जाते हैं उससे जो है काइलोमाइक्रॉन रैमनेंट्स का फॉर्मेशन
होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में VLDL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो मतलब इनकी जो है डेंसिटी बहुत कम होती है। अब इनका काम क्या होता है? ये जो है जो ट्राइग्लिसराइड लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो VLDL जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में IDL। ये होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। मतलब इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, मतलब इंटरमीडिएट जो डेंसिटी है वो इनकी होती है। ये जो है ये काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL, काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL इन दोनों से ही ये भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है LDL। LDL जो है ये होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है, बट जो वेरी लो डेंसिटी एंड जो ये है लोएस्ट डेंसिटी वाले इनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, बट वैसे इनकी कम ही होती है। ठीक है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं ये IDL जो है हमारे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इससे जो है LDL का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास आते हैं HDL। HDL जो है ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ये क्या होता है? ये हमारे पास लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज होते हैं एंड ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज से लिवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 टाइप्स के हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स थे एंड ये क्या क्या है, किस तरीके से होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया जो है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सिंपली हाइपरलिपिडेमिया जो है 2 टाइप्स का होता है। एक तो आता है प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया एंड दूसरा आता है सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, अब जो प्राइमरी वाला होता है ये क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया जो है ये डिजीज कंडीशंस जो पहले से हो रखी होती हैं बॉडी के अंदर उसकी वजह से होता है। जैसे डायबिटीज़ हो गई या फिर कोई किडनी की डिजीज़ बहुत टाइम से हो गई, तो इस तरीके से कोई दूसरी बीमारी की वजह से जो है सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया होता है। तो ये क्या होता है? ये दूसरी डिजीज्ड कंडीशंस की वजह से होता है। ठीक है, सो हाइपरलिपिडेमिया 2 टाइप का होता है, एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया जो है डिजीज कंडीशन की वजह से होता है, जैसे हार्ट के अंदर कोई बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, किडनी के अंदर कोई दिक्कत हो गई, तो पहले से कोई दिक्कत चल रही है। ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर हम बहुत टाइम से किसी दवाई को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं बहुत टाइम से, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ये होता है। एंड स्मोकिंग हो गया, क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो गया, ओवरवेट हो गया, एक्सरसाइज नहीं करते हैं बहुत टाइम से, या फिर लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, इन सब की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया का कोई ऐसा सच कारण नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एंड सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया जो डिजीज कंडीशन या फिर किसी ड्रग को बहुत टाइम से यूज़ करने की वजह से, या फिर हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा नहीं है, जो कि आजकल किसी का भी नहीं है, तो उस वजह से भी जो है ये सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। जैसे 2 मार्क्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, 5 के अंदर भी पूछा जाता है एंड 10 के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब अगर 2 के अंदर पूछा जाता है तो सीधे सीधे हम लोग क्लासेज एंड एक एक 2 ड्रग के नाम लिख देंगे। 5 के अंदर पूछा जाता है तो क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से लिखेंगे एंड कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं। एंड अगर 10 के अंदर पूछेंगे तो साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, जितनी भी चीज़ें हमें आती है वो सारी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स का। इन्हें हम मेनली 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमारे पास आती है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड इनका दूसरा नाम होता है स्टैटिन्स। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स हमारे पास आती है वो आती है लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, एटोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन। ठीक है, सेकेंड क्लास हमारे पास आती है फाइब्रेट्स और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनके भी 2 नाम हैं। इनके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है क्लोफाइब्रेट, बेजाफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट एंड जैमीफाइब्रोजिल। ठीक है, थर्ड क्लास आती है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स और रेजिन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स हमारे पास आती है वो है कॉलिस्टायरामाइन एंड कोलेस्टिपॉल। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्लास जो है वो है इनहिबिट लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है निकोटिनिक एसिड, जिसका दूसरा नाम नियासिन भी हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट क्लास हमारे पास आती है अदर्स, मतलब जो इन सारी क्लासेस के अंदर नहीं आती हैं वो ड्रग्स जो है अदर्स के अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर जो ड्रग्स है हमारे पास वो है एजिटिमेब एंड गुगुलेपिड। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के अंदर समझने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसे हमें याद ही करना है।
अब याद करने के लिए आप अलग अलग ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपनी खुद की ही कुछ ट्रिक बना लें एंड उस हिसाब से आप लोग लर्न करें, तो वो चीज़ जो है बहुत ही ईजिली आपको याद रहती है। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन याद करने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों के अंदर ही। तो इसलिए आप क्लासिफिकेशन ज़रूर से जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सके सिलेबस के अंदर, उन सबको याद करके जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग जो हर एक क्लास हमारे पास यहाँ दी गई है उनका पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि मतलब फर्स्ट क्लास जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा। वही बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा सारी ड्रग्स के लिए। ठीक है, तो चारों क्लासेस के हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। उसके बाद में जो भी ड्रग्स हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है उनके हम लोग स्ट्रक्चर एंड यूजेस देख लेंगे। बाकी सिंथेसिस तो आई थिंक किसी का है नहीं इस टॉपिक के अंदर, तो वो अगर होगा तो हम लोग देख लेंगे, बाकी नहीं है सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली क्लास हमारे पास आती है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, और इन्हें स्टैटिन्स भी कहा जाता है। तो अब जब हम इनके नाम से देखें, नाम से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ये जो एक हमारे पास एंजाइम है इन्हें ये इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये एंजाइम जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा, एंड अगर कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल कम होता जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जो है LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो जाता है, एंड HDL का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, सिंपली ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम जो है उसे इनहिबिट करते हैं, एंड ये एंजाइम जो है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं या फिर कम कर देते हैं। अब HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम जो है वो किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये एक पाथवे हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज वाली जो यूनिट है फार्माकोग्नोसी के अंदर फर्स्ट यूनिट, उसके अंदर ये पाथवे हमारे पास आता है। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये HMG कोएंजाइम का सिंथेसिस करता है, एंड HMG कोएंजाइम से मेवेलोनेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ठीक है, देन मेवेलोनेट से जो क्या है IPP बनता है, देन जिरानल PP बनता है, देन फार्नेसिल PP बनता है, देन स्क्वालिन बनता है, जिससे फाइनली जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, तो जब हम इस एंजाइम को यहाँ से इनहिबिट कर देंगे, स्टैटिन्स ड्रग हमने दे दी, तो ये एंजाइम जो है यहाँ से इनहिबिट हो गया, तो इसके आगे का पाथवे जो है प्रोसीड होगा ही नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है, अब जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होता है उसकी वजह से क्या होता है कि, या फिर ये कहें कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, तो LDL जो है इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाते हैं। तो LDL के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, तो LDL जो है वो अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाता है, तो उसका जो लेवल है प्लाज्मा के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है, LDL का लेवल कम हो गया, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है वो भी कम हो जाता है, एंड इससे HDL का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इन ड्रग्स ने क्या करा, कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया, LDL को कम कर दिया, ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर दिया, एंड HDL को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा कि हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर मदद करी है। ठीक है, सेकेंड क्लास हमारे पास आती है फाइब्रेट्स और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो फाइब्रेट्स या फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इन्हें एक्टिवेटर्स ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है इसे कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एक्टिवेटर्स ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये जो है PPAR जो है हमारे पास एक रिसेप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं पर ऑक्सीजोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ठीक है, तो इस रिसेप्टर पर ये एगोनिस्ट की तरह काम करती हैं ये ड्रग्स जो कि इस क्लास के अंदर आती हैं। तो जब ये यहाँ पर एगोनिस्ट की तरह काम करिए तो ये इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाती है। ठीक है, PPAR जो ये हमारे पास रिसेप्टर है इससे ये जाकर के बाइंड हो जाती हैं। जब ये बाइंड होती हैं तो ये क्या करती हैं, जीन एक्सप्रेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, उसके जीन एक्सप्रेशन को भी बढ़ा देती है। तो उसको बढ़ाती है तो उससे क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है इस एंजाइम की वो भी बढ़ जाती है। तो ये एंजाइम क्या करता है, VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स इन दोनों के हाइड्रोलाइसिस को बढ़ा देता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब इनका ब्रेक डाउन कर देता है, तो कहीं ना कहीं इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। साथ ही साथ ये क्या करता है, सीरम के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल होता है उसे भी कम करता है। देन
जो एलडीएल का लिवर के द्वारा क्लियरेंस हो रहा है, मतलब उसका जो हमारी बॉडी से रिमूवल हो रहा है, उसे ये बढ़ा देता है। एंड एचडीएल की लेवल जो है उसे इंक्रीज कर देता है। तो ओवरऑल इसने क्या करा, वीएलडीएल एंड काइलोमाइक्रॉन्स, इनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, मतलब इनको कम कर दिया। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर दिया। एलडीएल की क्लियरेंस को बढ़ा दिया, मतलब एलडीएल के लेवल को भी कम कर दिया। एंड एचडीएल के लेवल को बढ़ा दिया। तो ओवरऑल इन्होंने क्या करा, हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर मदद कर दी इस तरीके से। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सिंपल है। पीपीएआर, ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, यहाँ पर ये एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। तो एगोनिस्ट की तरह काम करें मतलब ये उस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो रहे हैं। एंड उसके बाद सबसे मेन काम है क्या कर रहे हैं, ये वाला स्टेप हमें याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमारे पास में प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, इसके जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि इसकी एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाती है। एंड उसके बाद का प्रोसीजर हमें पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड क्लास आती है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के अंदर, वो आती है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स और रेजिन्स। ठीक है, ये ड्रग्स जो हैं केमिकली एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होती हैं, इनके नॉन सिस्टमिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, ये सिंपली बाइल एसिड्स जो है इंटेस्टाइन के अंदर उनसे जाकर के बाइंड हो जाती है, इन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, इस टूल्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी से लॉस्ट हो जाती है। अब जब बाइल एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके ये हमारे स्टूल्स के थ्रू लॉस्ट हो गई, तो क्या हुआ, बाइल एसिड का लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो गया। तो अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो भी हमारी बॉडी के अंदर है वो बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन बाइल एसिड के अंदर बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है, इंट्राहिपैटिक कोलेस्ट्रॉल जो है, लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो एलडीएल के रिसेप्टर्स है उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना भी सीरम के अंदर एलडीएल प्रेजेंट है वो सारा का सारा अपने रिसेप्टर से बाइंड होता जाएगा, तो ओवरऑल एलडीएल का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन एजेंट्स ने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, ये बाइल एसिड के साथ बाइंड होकर के बाइल एसिड को बाहर बॉडी से लॉस्ट करा दिया, तो बाइल एसिड का लेवल कम हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ये हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था सेकेंड सेम के अंदर। तो इसलिए क्या हुआ, बाइल एसिड का लेवल कम हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल का बाइल एसिड के अंदर कन्वर्जन जो है वो बढ़ गया। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो लिवर के अंदर लेवल है वो कम हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो एलडीएल के रिसेप्टर बढ़ गए, एंड उसकी वजह से एलडीएल का लेवल कम हो गया, क्योंकि जितना भी फ्री एलडीएल था वो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होकर के उसका जो लेवल है वो सीरम के अंदर कम हो गया। तो एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों का लेवल जो है वो यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया। तो इस तरीके से जो है ट्रीटमेंट के अंदर काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आती है हमारे पास वो आती है इनहिबिट लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ठीक है, सो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, ये जो है पोटेंट इनहिबिटर होते हैं, मतलब इनका मेनली काम यही होता है कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो लाइपोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है उसे इनका काम होता है इनहिबिट करना। ठीक है, तो लाइपोलाइसिस जो हो रहा है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर उसे इन्होंने रोक दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मोबिलाइजेशन होता है एफएफएस का लिवर के अंदर, सबसे पहले तो एफएफएस होते क्या हैं, ये प्रिकर्सर होते हैं ट्राइग्लिसराइड के, मतलब ट्राइग्लिसराइड को बनाने में ये काम आते हैं। ठीक है, एफएफएस से ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस होता है। तो जो एफएफएस है इनका मोबिलाइजेशन, मतलब इनका जो मूवमेंट हो रहा है लिवर के अंदर, उस चीज़ को ये चीज़ डिक्रीज कर देती है। ठीक है, जैसे लाइपोलाइसिस एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो हो रहा था उसे इनहिबिट करने की वजह से जो मोबिलाइजेशन है एफएफएस का लिवर के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि वीएलडीएल का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब वीएलडीएल जो है इसी से एलडीएल बनता है, तो एलडीएल का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। एंड ये जो होते हैं ये एजेंट्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एचडीएल के लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल क्या हुआ, इन्होंने वीएलडीएल का लेवल कम कर दिया, एलडीएल का लेवल कम कर दिया, एंड एचडीएल के लेवल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चारों क्लासेस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है, 4 ड्रग्स दी गई हैं सिलेबस के अंदर एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के अंदर। तो उन चारों का हम लोग स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस क्या होंगे वो चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। सो सबसे पहली ड्रग जो दी गई है वो है क्लोफाइब्रेट। ठीक है, क्लोफाइब्रेट जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसके पैरा पोजीशन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है।
ठीक है। देन ऑक्सीजन के साथ में CCH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से सिंपली इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होंगे, जो लाइपोप्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है उसे कम करने में इसे यूज़ करा जाता है। देन जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपोप्रोटीन्स का जो लेवल होता है उसे कंट्रोल करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। सेकेंड ड्रग जो हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है वो है लोवास्टैटिन, ठीक है। लोवास्टैटिन जो है ये स्टैटिन्स कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले 2 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर एंड यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस रिंग में यहाँ पर जो है CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर O प्रेजेंट है, O से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर CCH3 CH2 CH3। दूसरी रिंग, इन दोनों रिंग के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरी रिंग में यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 जिससे कि O जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फिर से CH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है। ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है लोवास्टैटिन का स्ट्रक्चर होता है। और इसके यूजेस क्या होंगे, जो प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन प्लाज्मा के अंदर जो लिपिड्स का लेवल बढ़ जाता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है उनके प्रिवेंशन के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है कॉलीस्टायरामाइन, ठीक है। कॉलीस्टायरामाइन इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर आता है, यही सेम स्ट्रक्चर जो है इनफाइनाइटली रिपीट होता रहता है। यहाँ पर N है तो यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसके अंदर 2 हमारे पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से हमारे पास CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ है। देन यहाँ पर CH2N+ है तो इससे 4 जो ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए हैं, CH3 एंड यहाँ पर आ गया Cl- एंड यहाँ पर ब्रैकेट करके N है, ठीक है। ये होता है कॉलीस्टायरामाइन का स्ट्रक्चर। इसके यूजेस क्या होंगे, जो प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाता है उसे कम करने में ड्रग काम आती है। टाइप 2 का जो हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर काम आती है। और कहीं ना कहीं डायरिया के ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट ड्रग जो इस कैटेगरी के अंदर आती है वो आती है कोलेस्टिपोल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही आता है एंड ये वाली सेम चीज़ जो है वो N टाइम्स रिपीट होती है। यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है NCH2CH2, यहाँ पर CH2CHOH CH2N CH2CH2, यहाँ पे जो सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर है NCH2CHOH CH2N एंड यहाँ पर आगे भी यही सेम चीज़ें जो है वो जुड़ती हैं, ठीक है। एंड यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो N टाइम्स रिपीट होता है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन लिपिड्स का जो लेवल प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, मतलब हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए करें। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।